हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत थर्ड इतिहास के अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न 1। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। उत्तर है, चूंकि टीपू सुल्तान ब्रिटेन का दुश्मन था, अतः ब्रिटेन के अखबारों में सुर्खी छपी, टीपू सुल्तान को मार गिराया गया। कंपनी ने सफलता के परचम गाड़े। मैसूर का सुल्तान होने के कारण मैसूर के अखबारों के लिए सुर्खी, मैसूर के सुल्तान शेर ए मैसूर शहीद हो गए। आइए कल्पना करें। प्रश्न 1। आप 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में रह रहे हैं। ब्रिटिश विजय की कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। याद रखिए कि आप वहां जाने वाले बहुत सारे अफसरों की बेहिसाब कमाई के बारे में जान चुके हैं। उत्तर है, ब्रिटिश विजय पर हम इंग्लैंडवासी होने के नाते हम खुश तो होते, परंतु जब हमें यह पता लगता कि वहां जाने वाले बहुत अफसरों ने भारत की जनता को परेशान करके मजबूर करके बेहिसाब कमाया है, तो इन अफसरों के द्वारा भारतीय जनता का शोषण करके की जाने वाली कमाई पर बहुत दुखी भी होते। ब्रिटिश सरकार को इसकी शिकायत करते तथा भारत की जनता पर हो रहे अत्याचार का पुरजोर विरोध करते। फिर से याद करें। प्रश्न 1। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। दीवानी, शेर मसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नम्मा, सिपाही, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इनका आपस में हमें जोड़े बनाना है। तो आइए इसको उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में है सबसे पहले दीवानी। तो दीवानी का है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर मैसूर, तो शेर मैसूर किसको कहा गया, टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत में क्या होता था, फौजदारी अदालत के ही मामले सुलझाए जाते हैं। रानी चेन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। सिपाही, और सिपाही का क्या है, सिपॉय। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 2। रिक्त स्थान भरें। तो देखिए, क से लेकर घ तक रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो इनमें उचित हमें शब्द भर करके इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो आइए उत्तर देखते हैं। क है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। तो नीले रंग में लिखा हुआ है प्लासी, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, प्लासी। ख है, हैदर अली और टीपू सुल्तान फिर रिक्त स्थान में क्या आएगा, मैसूर के शासक थे। ग है, डलहौजी ने विलय का सिद्धांत लागू किया। घ है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित थी। प्रश्न 3। सही या गलत बताएं। हमें सही और गलत बताने हैं कि यह स्टेटमेंट या यह वाक्य सही है या गलत है। तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। उत्तर में क है कि मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो यह कथन गलत है। ख है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो यह स्टेटमेंट गलत है। ग है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। घ है, अंग्रेजों ने अपने कब्जों वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो यह स्टेटमेंट गलत है। आइए विचार करें। प्रश्न 4। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। उत्तर है, यूरोप के बाजारों में भारत के बने हुए बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग यूरोपीय बाजारों में रहती थी। यूरोपीय कंपनियां इन सभी उत्पादों को भारत से सस्ती कीमतों में खरीदकर यूरोपीय बाजारों में ऊंची कीमतों में बेच सकती थी। इसी कारण यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। प्रश्न 5। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। उत्तर है कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्न बातों पर विवाद थे।
नंबर 1, बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। नंबर 2, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। नंबर 3, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। नंबर 4, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। नंबर 5, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने नवाबों को अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। नंबर 6, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। नंबर 7, कंपनी को अपना व्यापार फैलाने के लिए अपनी आबादी बढ़ाने, गांव खरीदने और किलों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति नहीं थी। प्रश्न 6, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से फायदा पहुंचा? उत्तर है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न प्रकार के फायदे पहुंचे। नंबर 1, बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह से कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। नंबर 2, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। नंबर 3, इस आमदनी से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? उत्तर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा निम्न कारणों से मानती थी। नंबर 1, मलाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, जिसका शासक टीपू सुल्तान था। नंबर 2, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्ची और इलायची का निर्यात रोक दिया। नंबर 3, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ में कारोबार करने से रोक दिया था। नंबर 4, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। नंबर 5, सुल्तान के इन्हीं कदमों की वजह से अंग्रेज टीपू को खतरा मानते थे और उसे घमंडी समझते थे। प्रश्न 7, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। उत्तर है, कंपनी के हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था की प्रमुख शर्तें निम्न थीं। नंबर 1, सहायक संधि व्यवस्था को अपनाने वाली भारतीय रियासतों को अपने दरबार में कंपनी का एक राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि रखना होता था, जो रेजिडेंट कहलाता था, जिसके माध्यम से कंपनी के अधिकारी राज्य के भीतरी मामलों में दखल देते थे। नंबर 2, सहायक संधि अपनाने वाली भारतीय रियासतों या शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने की इजाज़त नहीं थी, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। नंबर 3, सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय रियासतें कंपनी को पैसा देती थीं। नंबर 4, भारतीय रियासतों या शासकों के द्वारा समय पर रकम न अदा कर पाने पर जुर्माने के तौर पर कंपनी उनका इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। प्रश्न 8, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह से अलग था? उत्तर है कि ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया।
1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। प्रश्न 9, कंपनी की सेना की संरचना में आए हुए बदलावों का वर्णन करें। उत्तर है कि 1820 के दशक से जैसे युद्ध टेक्निक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और मैच लॉक से लैस होते थे। कंपनी को सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। आइए करके देखें। प्रश्न 10, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। उत्तर है कि बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसी के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारियाँ इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। उत्तर है झांसी की रानी। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। बताया जाता है कि सिर पर तलवार के वार से शहीद हुई थी लक्ष्मीबाई। महादजी शिंदे मध्य भारत में ग्वालियर के सिंधिया वंश के सबसे बहादुर शासक थे। उनका जन्म 1730 में उज्जैन में हुआ था। महादजी शिंदे सरदार रामानुजी राव सिंधिया और चिन्नाबाई शिंदे के सबसे छोटे पुत्र थे। उन्हें पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद उत्तरी भारत में मराठा साम्राज्य के पुनरुद्धार का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। उन्हें महादजी सिंधिया का या माधवराव सिंधिया के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन काल के दौरान कुछ उल्लेखनीय सैन्य विजय, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, पाटन की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई आदि थे। फरवरी 1794 में उनकी मृत्यु के बाद दौलत राव सिंधिया ने उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर वो टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार टीपू ने कटार उठा ली और आखिरकार उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।